खबर है कि MQ-9 रीपर ड्रोन के मलबे को लेकर अब अमेरिका और रूस एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ रूस ने भी काला सागर के नीचे से अमेरिकी ड्रोन का मलबा निकालने की तैयारी कर ली है। एक रोज पहले ही अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस ने काला सागर के ऊपर उड़ रहे उसके MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था, जिसके लिए रूस ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई का इस्तेमाल किया। उसने काला सागर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को घेरने के लिए 2 सुखोई विमान भेजे, जिन्होंने अमेरिकी ड्रोन को घेर लिया और उसके आसपास काफी देर तक खतरनाक तरीके से उड़ते रहे। अमेरिका ने ड्रोन पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक सुखोई विमान MQ-9 रीपर ड्रोन के ऊपर ईंधन की बौछार करता नजर आया। अमेरिका के मुताबिक इसके बाद ड्रोन को टक्कर मारी गई और वो काला सागर में गिर गया, जिसके बाद अमेरिका रूस पर बुरी तरह भड़क गया। दोनों देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगा, जो अब बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच अब ड्रोन के मलबे को लेकर टकराव शुरू हो गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी जाने लगी, क्योंकि रूस ने ऐलान कर दिया कि वो काला सागर से अमेरिकी ड्रोन का मलबा निकाल लेगा। इसके साथ ही रूस ने यह आरोप भी लगाया कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के पीछे अमेरिका ही है, क्योंकि वो लगातार रूस को उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। रूस के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद ही उसने काला सागर के कई हिस्सों की किलेबंदी कर दी थी। साथ ही उसने ये चेतावनी भी दे दी थी कि काला सागर के उन इलाकों में किसी को भी उड़ान की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने कई बार वहां अपने जासूसी और हमला करने वाले ड्रोन उड़ाए। रूस ने अमेरिका से ये सवाल भी पूछा कि अगर न्यूयॉर्क के करीब कोई ड्रोन उड़ान भरेगा तो उसकी वायुसेना क्या करेगी, क्योंकि रूस के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन काला सागर में क्राइमिया के करीब उड़ रहा था, जिस पर 2014 से ही उसका कब्जा है, और सुखोई से टकराने के बाद वो क्राइमिया से 120 किलोमीटर दूर समंदर में गिर गया, जहां से उसके मलबे को निकालने के लिए रूस ने कमर कस ली है। अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने तो दावा किया कि रूस की एक टीम काला सागर के उस हिस्से में पहुंच भी चुकी है जहां ड्रोन गिरा था, लेकिन अमेरिका ने भी ताल ठोक दी कि वो अपने आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन के मलबे को गलत हाथों में नहीं पड़ने देगा। यानी वो किसी भी कीमत पर रूस को समंदर के अंदर से मलबा निकालने नहीं देगा, क्योंकि अगर रूस के हाथ ड्रोन का मलबा लग गया तो वो उसकी तकनीक जान जाएगा, और जंग के बीच रूस के हाथ ऐसे खतरनाक ड्रोन की तकनीक लगना यूक्रेन के लिए भारी पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया है कि काला सागर से ड्रोन का मलबा निकालने की उसकी कोशिश जारी है। इसके साथ ही उसने एक बार फिर ये साफ किया कि उसका ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा में उड़ रहा था, जिसे रूस के सुखोई विमानों ने जानबूझकर निशाना बनाया। यही नहीं, अमेरिका ने रूस को ये चेतावनी भी दे दी कि दोबारा ऐसा कोई कदम उठाने पर उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। इधर अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के पास सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर के दोनों पायलटों की मौत हो गई, क्योंकि हेलीकॉप्टर के नीचे गिरते ही उसमें आग लग गई। सेना के चीता हेलीकॉप्टर का संपर्क उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया, और इसके कुछ ही देर बाद हादसे की जानकारी मिली। उधर ऑकस देशों के बीच हुए परमाणु पनडुब्बी की डील पर फ्रांस भड़क गया। वहां के राष्ट्रपति ने बेझिझक होकर बोला कि यह डील परमाणु टकराव को बढ़ावा दे सकती है। ऑकस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, और इन तीनों देशों ने चीन को सबक सिखाने के लिए परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने का प्लान बनाया, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से 8 पनडुब्बियां खरीदने वाला है। यूके भी पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने वाला है, लेकिन यह डील अमेरिका के दोस्तों में शामिल फ्रांस को ही पसंद नहीं आई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बयान दिया कि ऑकस देशों की डील परमाणु टकराव को बढ़ावा दे सकती है, और इस डील से ऑस्ट्रेलिया की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि परमाणु पनडुब्बियां बनाने में ऑस्ट्रेलिया का कोई रोल ही नहीं होगा और वो केवल उन्हें खरीदेगा। यानी ऑकस देशों की डील में ऑस्ट्रेलिया केवल पैसे खर्च कर रहा है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों पर निर्भर हो रहा है। वैसे इस डील से पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से पनडुब्बियों की डील की थी, जिसमें उसे परमाणु नहीं बल्कि साधारण पनडुब्बियां मिलने वाली थी। लेकिन चीन के डर ने ऑस्ट्रेलिया को इस तरह डराया कि उसने फ्रांस की साधारण पनडुब्बियों वाली डील रद्द कर दी, उसके नुकसान का मुआवजा तक भरा और फिर उससे कई गुना महंगी ऑकस डील का हिस्सा बना, जिसके बाद फ्रांस नाराज हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया पर तो भड़का ही, उसने अमेरिका और ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस डील का विरोध हो रहा है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल जॉन कीटिन ने तो इस डील को बकवास तक बोल डाला, क्योंकि उनका मानना है कि परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को चीन से बचाने की कोई गारंटी नहीं देती। यानी ये डील ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ही हजम नहीं हो रही, और पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार होने से पहले ही बवाल शुरू हो चुका है, जो चीन के लिए अच्छी खबर है। इस बीच कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए केंद्र ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के जरिए केंद्र ने उन राज्यों को कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा, और जरूरत पड़ने पर सभी राज्यों को कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन तेज करने को कहा गया। जिन 6 राज्यों को केंद्र ने कोरोना के मामले पर चिट्ठी लिखी, उनमें महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक भी शामिल हैं। चिट्ठी के जरिए यह भी बताया गया कि उन 6 राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने 2030 तक मोल्दोवा पर कब्जा करने का प्लान बनाया है, और उसके इस प्लान से जुड़े कुछ दस्तावेज पश्चिमी मीडिया को मिले हैं, जिनके आधार पर यह दावा किया गया कि रूस धीरे धीरे मोल्दोवा को कमजोर करेगा।
और 2030 आते आते पूरे मोल्दोवा पर रूस का राज होगा। ये दावा मोल्दोवा समेत यूरोप के 10 देशों और अमेरिकी मीडिया ने किया और जानकारी दी कि उन्हें एक दस्तावेज मिला है जो रूस के ही एक बड़े अधिकारी ने चोरी छिपे उन्हें दिया, जिसमें लिखे प्लान के आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस 2030 तक मोल्दोवा में राजनीतिक कंट्रोल चाहता है, क्योंकि ऐसा होते ही मोल्दोवा में पश्चिमी देशों का दखल खत्म हो जाएगा और रूस का यूक्रेन के इस छोटे से पड़ोसी देश पर कब्जा हो जाएगा। जिसके लिए रूस ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें 3 फेज होंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने मोल्दोवा को हड़पने का प्लान 2021 में ही बना लिया था, जो यूक्रेन जंग के बाद लीक हो गया। खुद रूस के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह प्लान लीक कर दिया था और अब पश्चिमी मीडिया अपने पास मोल्दोवा की बर्बादी का प्लान होने का दावा कर रहा है, जिसके तहत रूस मोल्दोवा को 3 फेज में हड़पेगा। पहले फेज में वो मोल्दोवा में नेटो और यूरोपियन यूनियन का प्रभाव कम करेगा, दूसरे में वो मोल्दोवा को CSTO के करीब लाएगा और अंत में वो वहाँ के लोगों को रूस की भावनाओं से जोड़ेगा और वहाँ की राजनीति पर कब्जा करेगा। जिसके लिए रूस ट्रांसनिस्ट्रिया के मुद्दे पर बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेगा। यानी रूस ने मोल्दोवा पर बल से नहीं बल्कि दिमाग से कब्जा करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए वो सेना, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर खेलेगा और धीरे धीरे मोल्दोवा को पश्चिमी देशों से अलग कर देगा, जिसके लिए वो मोल्दोवा को CSTO का हिस्सा बना सकता है, क्योंकि CSTO को बनाने का मकसद उन देशों के अधिकारों की रक्षा करना था जो सोवियत संघ का हिस्सा थे। इस संगठन में 6 देश शामिल हैं, जिनके नाम आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस और रूस हैं और इस संगठन को नेटो की टक्कर माना जाता है। रूस मोल्दोवा को भी CSTO में शामिल करना चाहता है और अगर ऐसा हो गया तो नेटो को जोर का झटका लगेगा और यूरोप में उसकी जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की नजर मोल्दोवा पर है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 3 तरफ से यूक्रेन से घिरे छोटे से मोल्दोवा को रूस बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। यानी एक ऐसा इलाका जहां ना तो यूक्रेन की सेना और न ही नेटो की सेना पेट्रोलिंग कर सकती है और रूस इसी बात का फायदा उठाकर धीरे धीरे मोल्दोवा में अपने लिए माहौल बनाएगा और नेटो के प्रभाव को वहां कम कर देगा, जिसमें मोल्दोवा का ही एक हिस्सा ट्रांसनिस्ट्रिया उसका काम आसान करेगा, क्योंकि वहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों का राज है। मोल्दोवा का यह हिस्सा यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच स्थित है, यानी एक तरह से रूस मोल्दोवा के एक हिस्से पर पहले से राज कर रहा है और उसी हिस्से का इस्तेमाल करके वो 2030 तक पूरे मोल्दोवा को हड़प लेगा। पश्चिमी मीडिया ने पुतिन का यही प्लान लीक करने का दावा किया, क्योंकि उसका कहना है कि पुतिन ने अपनी सेना और कूटनीति में माहिर खिलाड़ियों को 2030 तक की डेडलाइन दी है, या यूं कहें कि मोल्दोवा के जरिए पुतिन पूरे यूरोप में नेटो को खत्म करने की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका प्लान बन गया है और पश्चिमी मीडिया ने उसे लीक करके अमेरिका और नेटो देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप के लिए अलार्म बजा दिया। इस बीच दुबई में मौजूद बुर्ज अल अरब नाम की इमारत के हेलीपैड पर पहली बार किसी विमान की लैंडिंग की गई है। हेलीपैड 695 फीट की ऊंचाई पर है, जहां एक छोटे विमान को लैंड करना लगभग नामुमकिन काम था, क्योंकि ये हेलीपैड सिर्फ 20 मीटर का है। यानी इस पर हेलीकॉप्टर तो आसानी से लैंड कर सकता है, पर प्लेन नहीं। लेकिन पोलैंड के पायलट ल्यूक सिपिएला ने वहां प्लेन उतारकर इतिहास रच दिया। ये कारनामा करने वाले पायलट ल्यूक शिपेला रेड बुल एयर रेस चैलेंजर के विजेता भी रह चुके हैं। उन्होंने इस स्टंट के लिए पोलैंड में 650 से ज्यादा बार इसकी प्रैक्टिस की थी। We started to make a history here. बताया गया कि बुर्ज अल अरब पर इस स्टंट को करने के लिए इस प्लेन में भी काफी बदलाव किए गए। इसके लिए प्लेन के डिजाइन और वजन में भी काट छाट की गई, ताकि इतनी ऊंचाई पर इसे एकदम सटीक जगह पर लैंड किया जा सके। इधर शेयर बाजार में लगातार 5 दिनों से चल रही गिरावट का सिलसिला टूट गया। हालांकि पूरे दिन शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन आखिर में शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। 5 दिन बाद शेयर बाजार में तेजी की वजह से निवेशकों को भी अच्छा खासा फायदा हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 57,634 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 अंक चढ़कर 17,000 के ऊपर बंद हुआ।